काल राम राम खमागणी दोस्तों, मैं रजनी स्वागत करते हूँ आपका हमारे चैनल द सक्सेस में। तो दोस्तों, मुझे पता है आप ना हर एक वीडियो के नीचे बहुत सारे कमेंट होते हैं। बहुत सारे कमेंट ऐसे भी होते हैं जो मुझे बोलते हैं कि मैडम आप कमेंट्स का जवाब नहीं देते। तो देखो यार, कि पॉसिबल नहीं हो पाता, आपको पता है कि भाई मैं फिर से कहूँगी कि मैनेज करना ना पॉसिबल नहीं हो पाता। जॉब होती है, घर के काम होते हैं और उसके बाद में चैनल होता है ना। तो कि बार बार जो आपका सवाल है कि मैडम हमें शॉर्ट नोट्स अवेलेबल करवाओगे क्या, या फिर हमें नोट्स आपके दे पाओगे क्या, है ना यार। कि देखो, मैंने कोई कोचिंग नहीं खोल रखी, ना ही कोई इंस्टीट्यूट खोल रखा है कि मैं आप लोगों को नोट्स दे पाऊँ या शॉर्ट नोट्स अवेलेबल करा पाऊँ। और शॉर्ट नोट्स मेरे पास ऐसे कोई शॉर्ट नोट्स हैं भी नहीं। मैं मतलब फिर से स्पष्टीकरण दे दूँ कि जैसे लोग नोट्स बना के रखते हैं, मेरी तो मतलब एक कॉपी है जिसमें मैंने शॉर्ट नोट्स ऐसे अपने हिसाब से बना रखे हैं। अगर मैं आपको पूरी मतलब पहली बात तो एक पूरी कॉपी की पीडीएफ बनेगी नहीं, और पीडीएफ बना के डाल भी दूँ तो भी आप लोगों को मेरी हैंड राइटिंग समझ में ही नहीं आएगी। क्योंकि मैंने कभी ये नहीं सोचा था कि एक ऐसा चैनल बनाऊंगी, चैनल पे डालूंगी। मैंने आपको एक जस्ट एक तरीका सिखाया है। यार देखो, अभी आपकी वैकेंसी नहीं आई है ना, कोई सी भी वैकेंसी नहीं आई फर्स्ट ग्रेड कॉलेज लेक्चरर। आप सीखो ना यार। मतलब सब लोग यूँ सोचते हैं कि अपन को सारी चीज़ें अवेलेबल हो जाए बनी बनाई। मैं आपको बनी बनाई चीज़ दे भी दूंगी तो भी आप उतना नहीं सीख पाओगे जितना आप हाथ से बना के सीख पाओगे। मैंने बहुत सारे वीडियो शॉर्ट नोट्स के डाल रखे हैं, अलग से प्लेलिस्ट बना रखे हैं। आप जाओ और देखो कि किस तरह से बनाते हैं। मैं बार बार आपको कहूँगी कि आप बनाना सीखो, आप अपने हिसाब से लिखना सीखो कि मैं किस तरह से इन चीज़ों को शॉर्ट में पढ़ सकता हूँ, है ना। मतलब एक एक्सप्लेनेशन मैंने आपको दे रखा है वीडियोज़ में, है ना। और बाकी जितने भी आपकी Q&A यार, मैं मतलब फिर हर एक कमेंट का मैं जवाब नहीं दे पाती। मैं पढ़ लेती हूँ बट मैं जवाब नहीं दे पाती। और सोचती भी हूँ कि अच्छा, बहुत सारे कमेंट इंपॉर्टेंट भी लगते हैं, सोचती हूँ कि अरे यार इसका जवाब देना है, लेकिन क्या कि मतलब उस टाइम की चलो यार फ्री होके ना आज सारे कमेंट्स का जवाब देते हैं। कई बार आपको मैंने रिप्लाई किया भी है ना, लेकिन फिर मैं यार फ्री नहीं हो पाती, या हो पाती हूँ तो भूल जाती हूँ, या फिर होती हूँ तो कोई ना कोई कंटेंट चैनल के लिए बनाना होता है ना। सारी चीज़ें मैं करती रहती हूँ, छोटे मोटे वीडियोस वगैरह, है ना। तो यार थोड़ा सा नहीं हो पाता है मैनेज। और बहुत जल्दी जैसे स्कूल ख़त्म हो जाएंगी कल से। आज जो मैं रिकॉर्ड कर रही हूँ शायद मैं कल अपलोड कर दूँगी इस वीडियो को। तो कल से स्कूल्स ख़त्म हो जाएंगी, फिर मैं जाऊँगी अपने घर में। 14 डेज़ की मेरी छुट्टियाँ हैं, 40 डेज़ की मेरी छुट्टियाँ होंगी। और मतलब घर में भी इज़ लाइक यार ससुराल होता है ना, तो थोड़ा सा एक दो दिन लगेंगे टाइम मैनेज करने में। मैं कोशिश करूँगी रेगुलर वहाँ से मेरे वीडियो आए, ठीक है। तो थोड़ा सा आप लोग भी मैनेज करना। और Q&A का वीडियो मैं बना लूँगी। आपके जितने भी कमेंट्स हैं ना, मैं उनकी स्क्रीनशॉट ले लेके रख लूँगी। जो भी इंपॉर्टेंट कमेंट्स हैं मैं उनका जवाब ज़रूर दूँगी, और बहुत जल्दी वीडियो ले आऊँगी मैं, है ना। तो आप प्लीज़ ये मत किया करो कि मैडम आप तो जवाब ही नहीं देते हो, आप तो सेलिब्रिटी बन गए हो, आप तो भाव खाते हो, ये ऐसे वाले कमेंट्स मत किया करो, ठीक है। अब बिना मतलब टाइम वेस्ट किए अपन पढ़ते हैं भूकंपीय तरंगों का संचरण। पिछले लेक्चर में हमने भूकंपीय तरंगें देखी। एक दो दिन अगर वीडियोस लेट होते हैं तो थोड़ा सा मैनेज कर लेना यार। एकदम से घर जाती हूँ, फिर घर पे भी थोड़ा सा टाइम एडजस्ट करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है ना। तो थोड़ा सा मैनेज कर लेना, एक दो दिन वीडियो लेट होते हैं। पर मेरा वादा है कि इन छुट्टियों में मैं आपको NCERT जो ज्योग्राफी वाली है 11th की दूसरी किताब और 12th की दोनों किताबें कंप्लीट करवा दूंगी 1 जुलाई तक। मेरा खुद का भी टारगेट है, मुझे भी आप लोगों के साथ पढ़ना है, और आप लोगों को भी करवा दूंगी, ठीक है। अब है भूकंपीय तरंगों का संचरण। भिन्न भिन्न प्रकार की भूकंपीय तरंगों के संचरित होने की प्रणाली भिन्न भिन्न होती है। जैसे ही ये संचरित होती है तो शैलों में कंपन पैदा होता है। संचरित मतलब गमन करना, मतलब पी तरंगे अलग तरह से व्यवहार करती हैं, एस तरंगे अलग तरह से व्यवहार करती हैं, और धरातलीय तरंगे अलग तरह से व्यवहार करती हैं। और जैसे ये तरंगे जैसे किसी चट्टान से, धरातल से, या फिर ठोस से, द्रव से निकलती हैं तो इनमें क्या होता है, कंपन पैदा होता है, ठीक है। पी तरंगों के कंपन की दिशा तरंगों की दिशा के समानांतर होती है, जब और संचरण की गति की दिशा में ही पदार्थ पर दबाव डालती है। मतलब अगर ऐसे तरंगे संचरित हो रही हैं तो पी तरंगे भी ऐसे ही संचरित होंगी, इनके समानांतर संचरित होती है और एक ही दिशा में। मतलब संचरण, जिस संचरण में तरंग गति कर रही है उसी संचरण में ये दबाव डालती है। मतलब पी तरंगों की गति हमेशा तरंगों के संचरण के समानांतर होती है, ये चीज़ याद रखना। इसके दबाव के फलस्वरूप पदार्थ के घनत्व में भिन्नता आती है और शैलों में संकुचन और फैलाव की प्रक्रिया पैदा होती है। संकुचन मतलब होता है सिकुड़ना, जैसे शैलें यूं 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 सिकुड़ जाती है, या तो शैलें सिकुड़ेंगी या शैलें फैलेंगी। इस तरह की गति मतलब पैदा होती है किससे, पी तरंगों से।
और जो अन्य 3 तरह की तरंगे हैं, मतलब एस वाली तरंगे जो है, एल वाली तरंगे जो हैं, वो क्या करती है, तरंगों की गति के समकोण की दिशा में कंपन पैदा करती है। मतलब ऐसे तो तरंग जा रही है और इनकी जो दिशा होगी वो समकोण होगी, ऐसे कंपन पैदा करेगी। कौन सी? पी के अलावा जितनी भी तरंगे हैं वो सारी। एस तरंगे ऊर्ध्वाधर तल में तरंगों की दिशा के समकोण पर कंपन पैदा करती है, अतः ये जिस भी पदार्थ से गुजरती है उसमें उभार और गर्त बनाती हैं। वो तो क्या करती है दोस्तों, वो तो मतलब संकुचन और फैलाव लाती है पी तरंगे तो, और एस तरंगे या तो उभार बनाएंगी या तो मतलब किसी चीज़ को उठा देंगी या किसी चीज़ को दबा देंगी, मतलब गर्त बनाएंगी। तो एस तरंगों से उभार और गर्त, और उनसे संकुचन और फैलाव पी तरंगों से। ठीक है, ये क्वेश्चन हमारे नेट के एग्जाम में आ चुका है कि पी तरंग किस प्रकार से व्यवहार करती है और एस तरंगे किस प्रकार से। 4 कोटेशन दिए थे और उनमें पी तरंगों के व्यवहार को छांटना था, एक कोटेशन उनमें एस का दे रखा था, इसलिए अपने ज्योग्राफी वालों के लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है। धरातलीय तरंगें सबसे अधिक विनाशकारी समझी जाती है। तो वैसे ही मैंने कहा कि देखो पी और एस तरंगें तो धरती के अंदर चलती है, भूगर्भीय तरंगें हैं, लेकिन ऑब्वियस सी बात है जो धरातलीय तरंगें हैं वो धरातल के ऊपर चलेंगी, सरफेस के ऊपर चलेंगी, और जैसे ही सरफेस के ऊपर आएंगी तो ऑब्वियस सी बात है कि हमारी जो इमारतें हैं वो गिर जाएंगी। तो सबसे ज़्यादा विनाशकारी कौन सी होंगी? धरातलीय तरंगें ही होंगी, है ना। इतना तो अपन बेसिक सेंस से समझ सकते हैं। अब बहुत बार पूछा जाता है छाया क्षेत्र, भूकंपीय तरंगों का छाया क्षेत्र क्या होता है, शेडो जोन क्या होता है, बहुत बार पूछा जाता है। और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वाले नोट्स इससे बना लेना, लगा लेना कि बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। क्षेत्र का उद्गम मतलब पृथ्वी में कुछ ऐसा स्थान भी होता है, देखो सीस्मोग्राफ हम लगाते हैं भूकंप लेखी यंत्र, जिससे हम क्या नापते हैं कि भाई किस स्थान पे भूकंप आया है और यहाँ पे कैसी तरंगे हैं, मतलब पी आई एस आई, पी की गति क्या है, एस की गति क्या है, या सीस्मोग्राफ से नापते हैं। लेकिन पृथ्वी पर कुछ ऐसे क्षेत्र होते हैं जहाँ पर किसी भी प्रकार की तरंग अभिलेखित ही नहीं होती, सीस्मोग्राफ में कोई भी प्रकार की तरंग नहीं दिखती है ना, उस क्षेत्र को हम भूकंप छाया क्षेत्र कहते हैं। ठीक है, तो इस पे यही लिखा है कि भूकंप लेखी यंत्र मतलब सीस्मोग्राफ पर दूरस्थ स्थानों से आने वाली भूकंपीय तरंगे अभिलेखित होती है। यद्यपि कुछ ऐसे भी क्षेत्र हैं जहां पे किसी भी प्रकार की तरंग अभिलेखित नहीं होती, ऐसे तरंग को भूकंपीय छाया क्षेत्र कहते हैं। जहां कोई भी भूकंपीय तरंग हमें नहीं दिखती है उसको क्या कहते हैं? भूकंपीय छाया क्षेत्र। विभिन्न भूकंपीय घटनाओं के अध्ययन से पता चला है कि एक भूकंप का छाया क्षेत्र दूसरे भूकंप के छाया क्षेत्र से सर्वथा भिन्न होता है। मतलब जरूरी नहीं है कि यहाँ पे आज भूकंप आया तो यहाँ तक मान लो कि कोई भी किरण रीड नहीं हुई, तो अगली बार मान लो यहाँ पे भूकंप आएगा तो यहाँ पे सेम जगह पे कोई भी तरंग नहीं रीड होगी, ऐसा नहीं है। एक भूकंप का छाया क्षेत्र हमेशा दूसरे भूकंप के छाया क्षेत्र से बिल्कुल अलग होता है। चित्र 3.2 में 3.2 ए और बे में पी और एस तरंगों का छाया क्षेत्र अभिलेखित किया गया है। यह देखा जाता है कि भूकंप लेखी अधिकेंद्र में 105 डिग्री के भीतर किसी भी दूरी पर पी और एस दोनों तरंगों का अभिलेखन किया जाता है। भूकंप लेखी अधिकेंद्र से 145 डिग्री से परे पी तरंगों के पहुंचने को ही दर्ज करते हैं और एस तरंगों के पहुंचने को अभिलेखित नहीं करते। अतः वैज्ञानिकों का मानना है कि भूकंप अधिकेंद्र से 105 से 145 डिग्री का बीच का क्षेत्र जहां कोई भी भूकंपीय तरंग अभिलेखित नहीं होती, दोनों प्रकार के भूकंपीय तरंगों का छाया क्षेत्र है। और 105 डिग्री से परे 105 डिग्री से पूरे क्षेत्र में एस तरंग नहीं पहुंचती, अतः एस तरंगों का छाया क्षेत्र पी तरंगों के छाया क्षेत्र की अपेक्षा अधिक विस्तृत है। भूकंप अधिकेंद्र में 105 से 145 डिग्री तक पी तरंगों का छाया क्षेत्र एक पट्टी के रूप में पृथ्वी के चारों तरफ प्रतीत होता है, जबकि एस तरंगों का छाया क्षेत्र का विस्तार क्षेत्र न केवल विस्तार में बड़ा है वरन पृथ्वी के 40% भाग से भी अधिक दूरी पर विस्तृत है। अगर आपको भूकंप अधिकेंद्र का पता हो तो किसी भी क्षेत्र के भूकंप के छाया क्षेत्र को रेखांकित कर सकते हैं क्या? आप बताओ। अब देखो कुछ समझ में नहीं आया होगा, मैं समझाती हूँ। ये 2 चित्र इसने दिए हैं, पैराग्राफ को भूल जाओ, बस जो मैं बता रही हूँ ना वो याद रखना आपको। ये कह रहा है कि भूकंप जहाँ से शुरू होता है उसको हम अधिकेंद्र बोलते हैं। उस अधिकेंद्र से दोनों तरफ 103 मान लो या 105 मान लो, लिखा 105 है, चित्र में 103 लिखा है इसने, है ना। तो 105 डिग्री तक का जो क्षेत्र है उसमें तो पी तरंगे भी दिखती हैं और उसमें एस तरंगे भी दिखती हैं। किसी भी अधिकेंद्र से मान लो यहाँ पे भूकंप आया तो इसके दोनों तरफ 105 डिग्री तक नाप लो, उस क्षेत्र में तो दोनों तरंगे दिखेंगी। कौन सी? पी तरंगे भी और एस तरंगे भी। ठीक है, अब 105 से लेकर, इसको 105 ही समझो आप, ठीक है, 105 से लेकर 145 डिग्री तक का क्षेत्र, 105 दोनों तरफ 105 से 145 डिग्री तक का क्षेत्र पी तरंगों का छाया क्षेत्र है। कौन से तरंगों का?
पी तरंगों का। एस तरंगों का भी है, लेकिन पी तरंगों का याद रखो कि पी तरंगों का छाया क्षेत्र सिर्फ और सिर्फ 105 से 145 डिग्री तक होता है। ये किसका छाया क्षेत्र है? पी तरंगों का। तो साथ ही एस तरंगों का छाया क्षेत्र 105 से शुरू होकर अगली 105 पे खत्म हो रहा है। यहाँ से शुरू होकर 105 से शुरू होकर 105 तक। एस तरंगे तो 145 से, पी तरंगे तो 145 से आगे दिख रही हैं, देखो ये फिर से दिख रही है ना। 105 से 145 के बीच में पी तरंग नहीं दिखती है, लेकिन 145 से आगे पी तरंगे तो दिखती है। तो पी तरंगों का छाया क्षेत्र तो कौन सा हुआ? 105 से 145। लेकिन एस तरंगों का छाया क्षेत्र 105 से लेकर 145 तक, मतलब 105 से वापस 105 तक, ये जो पूरा क्षेत्र है वो एस तरंगों का छाया क्षेत्र है। इसने यही कहा है कि पी तरंगों का छाया क्षेत्र कम विस्तृत है। क्यों? क्योंकि यह 105 से 145 तक का ही क्षेत्र है। देखो दोनों कोनों में इतना इतना ही है पी तरंगों का। कितना? 105 से 145, ठीक है। लेकिन एस तरंगों का छाया क्षेत्र पृथ्वी के 40% क्षेत्र में विद्यमान है। क्यों? क्योंकि यह 105 से शुरू होकर 105 तक है, ठीक है। इसमें देखो ये दिखाया गया है नीचे वाले चित्र में कि 103 समझो या 105, ठीक है। 105 से शुरू होकर 105 तक ये एस तरंगों का छाया क्षेत्र है। तो किसका छाया क्षेत्र ज्यादा विस्तृत हुआ? एस तरंगों का। कितना है? 105 से 105 तक। पी तरंगों का छाया क्षेत्र कितना है? 105 से 145 तक। और कहाँ तक दोनों तरंगे दिखती हैं? भूकंप उद्गम से लेकर 105 डिग्री तक पी और एस दोनों तरंगे दिखती हैं। 105 से 145 तक फिर पी नहीं दिखती, और एस तो 105 से ही शुरू हो जाती है, ना तो 145 तक दिखती है और उसके आगे भी नहीं दिखती। उसके आगे वापस 105 तक, मतलब ठेठ से ठेठ तक एस तो दिखती ही नहीं है। लेकिन जो पी है वो 105 से नहीं दिखती है और 145 तक नहीं दिखती है दोनों तरफ, और 145 के आगे फिर से पी तरंगे दिखने लगती है। इसलिए आप समझ गए होंगे कि पी तरंगों का जो छाया क्षेत्र है वो थोड़ा सा ज़्यादा, मतलब कम विस्तृत है, जबकि एस तरंगों का छाया क्षेत्र पृथ्वी के 40% भाग तक विस्तृत है। पृथ्वी के 40% क्षेत्र में एस तरंगे नहीं दिखती हैं। अब भूकंप के कुछ वो दिए गए हैं, लाभ और हानियाँ, मतलब प्रकार दिए गए हैं। सामान्यतः विवर्तनिक भूकंप, ये पहला प्रकार है भूकंप का कि सामान्यतः विवर्तनिक भूकंप ही अधिक आते हैं। ये भूकंप भ्रंश तल के किनारे चट्टानों के सरक जाने के कारण उत्पन्न होते हैं। तो जब भी पृथ्वी में चट्टानें सरकती हैं, हमने देखा कि चट्टानों के बीच में भ्रंश होते हैं, और जब भी ये भ्रंश एक दूसरे से दूर जाने में लगे रहते हैं और जब भी ये दूर जा पाते हैं तो हमारे यहाँ पे भूकंप आ जाते हैं। इसे बोलते हैं विवर्तनिकी भूकंप, ठीक है। एक विशिष्ट वर्ग के विवर्तनिकी भूकंप को ही ज्वालामुखी जन्य भूकंप समझा जाता है। ये भूकंप अधिकांश सक्रिय ज्वालामुखी दो क्षेत्रों तक ही सीमित रहते हैं। तो जब विवर्तनिकी भूकंप में, मतलब क्योंकि इन भ्रंशों के सहारे ही ज्वालामुखी उत्पन्न होते हैं, तो जब विवर्तनिकी भूकंप, मतलब कि इन भ्रंशों के सहारे जब ज्वालामुखी आ जाते हैं, ज्वालामुखी फट पड़ता है, तो इस ज्वालामुखी के कारण जो भूकंप उत्पन्न होता है उसे हम ज्वालामुखी जन्य भूकंप, मतलब वोल्केनिक अर्थक्वेक कह देंगे। खनन क्षेत्रों में भी कभी कभी अत्यधिक खनन के कार्य के कारण भूमिगत खानों की छत ढह जाती है, जिससे हल्के झटके महसूस किए जाते हैं। इन्हें नियात भूकंप कहते हैं। नियात भूकंप कहाँ आते हैं? खनन क्षेत्रों में। जब हम बहुत गहरी खुदाई करने लगते हैं और उस खुदाई की वजह से पृथ्वी में कंपन हो जाता है, तो इस तरह के भूकंप को क्या कहते हैं? कोलैप्स या फिर नियात भूकंप कहते हैं। कभी कभी परमाणु और रासायनिक विस्फोट से भूमि में कंपन होता है, और इस तरह के झटकों को विस्फोटक भूकंप कहते हैं। क्या कहते हैं? विस्फोटक भूकंप। जब, मतलब कि हमने कोई बम विस्फोट किया है, ऐसा परीक्षण किया है, तो इससे भी पृथ्वी में कंपन होता है, तो हम इसे एक्सप्लोजन अर्थक्वेक कहेंगे, ठीक है। और बड़े बांध वाले क्षेत्रों में जो भूकंप आते हैं, क्योंकि बांध जो हम बना देते हैं उससे धरती कई बार वजन उसका नहीं सह पाती, और इसकी वजह से हमें धरती में कई बार भूकंप के झटके महसूस किए जाते हैं बड़े बड़े बांधों के किनारे। इसे हम क्या कहते हैं? बांध जनित भूकंप, या फिर इंग्लिश में कहते हैं रिजर्वियर इंड्यूस्ड अर्थक्वेक कहते हैं, ठीक है। तो ये हमारे भूकंपों के प्रकार हो गए। अब कल हम पढ़ेंगे भूकंपों की माप किसे कहते हैं। अब देखो, अगर आपको कोई अधिकेंद्र दे दे और आपसे अगर उसका छाया क्षेत्र पूछा जाए भूकंप का, तो क्या आप नाप लोगे क्या? जैसे मान लो ये भूकंप का अधिकेंद्र है, ठीक है। अधिकेंद्र मतलब यहाँ से भूकंप शुरू हुआ है और आपको बोलना है कि पी और एस तरंगों का छाया क्षेत्र आपको बनाना है। तो आप सिंपल यहाँ से जो चंदा होता है अपना, उससे 105 डिग्री इधर नाप लो और 105 डिग्री इधर माप लो। इसमें तो दोनों तरंगे चलेंगी, पी भी चलेगी, एस भी चलेगी। तो
ये छाया क्षेत्र नहीं होगा। फिर 105 से 145 डिग्री नाप लेना, कहीं भी जहाँ भी आपको भूकंप का केंद्र देता है वहाँ से 105 से 145 डिग्री माप लेना। वो किसका छाया क्षेत्र होगा? वो पी तरंगों का छाया क्षेत्र होगा। और जो 105 से लेकर ठेठ 105 तक का क्षेत्र है वो किस तरंगों का छाया क्षेत्र होगा? एस तरंगों का छाया क्षेत्र होगा। ठीक है, तो आई होप दोस्तों कि अब आपको पी और एस तरंगों के छाया क्षेत्र में कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है स्पेशली ज्योग्राफी सब्जेक्ट के लिए। तो नीचे कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि क्या ये चीज़ क्लियर हुई या अभी भी कोई आपको थोड़ा सा मतलब इसमें लग रहा है कन्फ्यूज़न सा, तो मुझे बताइएगा, मैं फिर से समझा दूंगी। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच, बाय बाय।